जब 8 नवंबर 1927 को वर्तमान पाकिस्तान के कराची में एक बच्चे ने जन्म लिया तो कौन जानता होगा कि वो आगे चलकर भारत की राजनीति की दिशा बदल देगा। कौन जानता था कि कराची का ये लाल अयोध्या में राम मंदिर बनवाने के लिए अपनी उम्र खपा देगा। किसे पता था कि सेक्युलर भारत में वो हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरेगा। दोस्तों, वो चेहरा किसी और का नहीं बल्कि भाजपा के संस्थापक सदस्य लाल कृष्ण आडवाणी का है। एक सेक्युलर देश ने हिंदुत्व के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटों से 182 सीटों तक पहुंचाने में लाल कृष्ण आडवाणी भाजपा के लिए किसी चमत्कारी नेता से कम नहीं थे। साल 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के बाद से 1986 तक लाल कृष्ण आडवाणी पार्टी के महासचिव रहे। इसके बाद 1986 से 1991 तक पार्टी के अध्यक्ष पद का उत्तरदायित्व भी उन्होंने संभाला। इसी दौरान वर्ष 1990 में राम मंदिर आंदोलन के दौरान उन्होंने सोमनाथ से अयोध्या के लिए रथ यात्रा निकाली। हालांकि आडवाणी को बीच में ही गिरफ्तार कर लिया गया, पर इस यात्रा के बाद आडवाणी का राजनीतिक कद और बड़ा हो गया। 1990 की रथ यात्रा ने लाल कृष्ण आडवाणी की लोकप्रियता को चरम पर पहुंचा दिया था। साल 1992 में बाबरी ढांचा विध्वंस के बाद जिन लोगों को अभियुक्त बनाया गया है उनमें आडवाणी का नाम भी शामिल है। इन सब घटनाओं के बावजूद उन्होंने कभी भी खुद पर दाग नहीं लगने दिया। राम मंदिर आंदोलन के दौरान देश में सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता होने और संघ परिवार का पूरा आशीर्वाद होने के बाद भी आडवाणी ने 1995 में प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के लिए अटल बिहारी वाजपेयी के नाम का ऐलान करके सबको हैरानी में डाल दिया था। उस वक्त आडवाणी खुद प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन आडवाणी ने कहा कि भाजपा में वाजपेयी से बड़ा नेता कोई नहीं है। 50 साल तक वे वाजपेयी के साथ नंबर 2 बने रहे। 50 साल से ज्यादा के राजनीतिक जीवन के बावजूद आडवाणी पर कोई दाग नहीं लगा। और जब 1996 के चुनावों से पहले कांग्रेस के नरसिम्हा राव ने विपक्ष के बड़े नेताओं को हवाला कांड में फंसाने की कोशिश की तो उस समय आडवाणी ने सबसे पहले इस्तीफा देकर कहा कि वे इस मामले में बेदाग निकलने से पहले चुनाव नहीं लड़ेंगे। और 1996 के चुनाव के बाद वे मामले में बरी हो गए। राम मंदिर आंदोलन से लेकर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनने तक आडवाणी ने भारतीय राजनीति को नई दिशा दी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उनका दिल हमेशा कराची की ओर रहा। एंड्रयू व्हाइटहेड को 1997 में दिए एक इंटरव्यू में आडवाणी ने कराची के अपने दिनों को याद करते हुए कई दिलचस्प बातें बताई थीं। उस चर्चित इंटरव्यू में पहला ही सवाल ये पूछा गया कि क्या आपके दिल में कराची के लिए विशेष लगाव है। इस पर आडवाणी ने कहा था, बहुत ज्यादा। आखिर मेरा जन्म कराची में हुआ है। मैंने वहीं पर स्कूली पढ़ाई पूरी की, कुछ साल कॉलेज भी गया था। जब मैंने कराची छोड़ा था तब मैं 19 साल का था। इंटरव्यू में जब उनसे ये पूछा गया कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो आपको कराची छोड़ने का फैसला लेना पड़ा, तब आडवाणी जी ने बताया कि कराची में सितंबर के महीने में एक भीषण धमाके के बाद मेरा ही नहीं वहां रहने वाले पूरी हिंदू आबादी का नजरिया बदल गया। आरोप आरएसएस के लोगों पर लगे, वो भी उस वक्त आरएसएस के मेंबर थे। उसी समय दिल्ली में गांधी जी ने आरएसएस की एक मीटिंग को संबोधित किया था। आडवाणी जी बताते हैं कि मुझे 11 या 12 सितंबर 1947 का डॉन अखबार का अंक अच्छी तरह से याद है। एक तरफ आरएसएस रैली में गांधी के संबोधन का जिक्र था, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान द्वारा कश्मीर में कबायलियों को भेजे जाने की आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि अगर पाकिस्तान इसी तरह का रवैया रखता है तो कौन जानता है कि भारत और पाकिस्तान में जंग छिड़ जाए, और ये नहीं होना चाहिए। अखबार के दूसरे पन्ने पर पाकिस्तान में आरएसएस की साजिश का आरोप लगाते हुए बम धमाके की हेडलाइन छपी थी। एक हेडलाइन थी, आरएसएस प्लॉट टू ब्लो अप पाकिस्तान अनहेर्ड, और दूसरी तरफ
गांधी स्पीक्स टू आरएसएस वॉलंटियर्स इन टर्म्स ऑफ वॉर हेडिंग बनी थी। आडवाणी ने उस दौर को याद करते हुए कहा था कि 19 साल की उम्र में आरएसएस से जुड़े होने के कारण वो बिल्कुल भी भयभीत नहीं हुए थे। आखिर में 12 सितंबर 1947 को उन्होंने कराची छोड़ दिया। वो अकेले थे और पहली बार प्लेन का सफर किया था। आरएसएस से जुड़ा होने के कारण लोगों ने सलाह दी थी कि अकेले ही अभी निकल जाइए। करीब 1 महीने के बाद परिवार ने कराची छोड़ा। सिंध से अक्टूबर में तेजी से पलायन शुरू हो चुका था। जनवरी 1948 आते आते वहां भी दंगे भड़क गए। पाकिस्तान बनने के बाद आडवाणी करीब 1 महीने वहां रहे थे। पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस डे के दिन भी उन्हें कोई खुशी नहीं हुई थी। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक आप कमेंट में बताएं कि आपको और कैसी कहानियां किस्से कहानी के जरिए सुननी है। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा।